तो हेलो बच्चों, कैसे हो सब आप? उम्मीद करता हूँ सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी तुम्हारे एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्पार्क में। आज हम लेके आए क्विक रिवीजन चैप्टर नंबर 12 का। जैसा आप देख सकते हैं क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 12 द एटम। इसका हम क्विक रिवीजन बच्चों करने वाले हैं। ठीक है, इस क्विक रिवीजन में हम क्या करेंगे, जितने भी इसमें बेसिक और की पॉइंट्स हैं उन सबको ऐड करेंगे। जैसे सबसे पहला हमारा पॉइंट इसमें दिया एटम। ठीक है बच्चों, जैसा आप देख पा रहे हैं एटम का मतलब क्या होता है? इट कम्स फ्रॉम द वर्ड एटम्स। ये कौन से वर्ड से आता है? एटम्स से आता है। विच मीन्स नॉट कट, जिसका मतलब होता है कि कट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, सो इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू और मोर देन टू पार्ट्स क्लासिकली। यानी कि ये कहता है एटम को जो है क्लासिकली दो या दो से अधिक पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि एटम जो होता है एक ऐसा पार्टिकल होता है जिसको आप दो या दो से अधिक पार्ट्स में नहीं कट कर सकते। ठीक है, अब इसमें कुछ हमारे मॉडल्स हैं, जैसे एटॉमिक मॉडल। फर्स्ट मॉडल है हमारा थॉमसन मॉडल, सेकंड हमारा रदरफोर्ड मॉडल और थर्ड कौन सा है हमारा? बोर्स मॉडल। ये हमारा बोर्स मॉडल। ठीक है बच्चों, जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो थॉमसन मॉडल में क्या कहा था एक्चुअली? थॉमसन मॉडल जो होता है उसको उसमें ये बताया गया था कि हमारे पास जो एटम होता है ना, उसके अंदर जो होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और दूसरा पॉजिटिव चार्ज होता है, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं या फिर वाटर मिलन मॉडल भी कहते हैं। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाटर मिलन लाइक स्ट्रक्चर है। कैसे स्ट्रक्चर है? लाइक वाटर मिलन। ठीक है, जैसे हमारे पास वाटर मिलन होता है बच्चों, ये उसी तरीके का एक स्ट्रक्चर दिया है। ठीक है, ठीक है, इसमें निगेटिव चार्ज है। निगेटिव चार्ज बिहेव जस्ट लाइक ए ब्लैक सीड्स। ठीक है, जो ब्लैक सीड्स होते हैं उसके अंदर वाटर मिलन के उनकी तरीके से बिहेव करता है। और ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है एक्चुअली बच्चों, ये पॉजिटिव चार्ज होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरे के पूरे उसमें जो हमारे पास ये पूरा एटम होता है उसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहता है। ठीक है, तो इसकी क्या क्या लिमिटेशन रही है? इट कुड नॉट एक्सप्लेन ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। स्पेक्ट्रल लाइन का जो कॉन्सेप्ट था ये उसको एक्सप्लेन नहीं करता है। सेकंड इसमें क्या था? कुड नॉट एक्सप्लेन लार्ज स्कैटरिंग एंगल ऑफ अल्फा पार्टिकल। यानी कि जो अल्फा पार्टिकल रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था अल्फा स्कैटरिंग मॉडल, उसमें थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री से जो ज्यादा एंगल पे स्कैटर हो रहे थे अल्फा पार्टिकल, उनको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो ये थीटा 180 गई, यानी कि अल्फा पार्टिकल ऐसे जा रहा है कि वहां से रिट्रेस हो जा रहा है, बैक हो जा रहा है। तो कितना एंगल बना रहा है यहाँ पे? 180 डिग्री। तो इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, तो इसमें ये कुछ प्रॉब्लम रही। नेक्स्ट चलते बच्चों रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो बच्चों रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल बना है हमारे पास में। रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम था अल्फा स्कैटरिंग मॉडल एक्सपेरिमेंट। ठीक है बच्चों, यहाँ देख सकते हैं अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को हमने लिया है। यहाँ पे होता है बिस्मिथ। बिस्मिथ होता है लैब कैविटी में रखा होता है, इसको बोलते हैं रेडियोएक्टिव सोर्स। यहाँ से कुछ इनविजिबल रे, जैसे कुछ अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से निकलते हैं, ये अल्फा पार्टिकल यहाँ से जा रहे हैं। ठीक है, ये लैब प्लेट्स होती है स्लिट, जो क्या करती है इनको कोलिमेट करती है। कोलिमेटर इसको बोला जाता है। एक लाइन में इनको ऐसे कराती है। ठीक है, यहाँ से। और ये होता है गोल्ड फॉइल, टारगेट बोलते हैं जिसको। इसकी थिकनेस ली जाती है 10⁻⁸ मीटर अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, बहुत थिन होती है। ठीक है, गोल्ड फॉइल हम यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका भी स्पेशल रीजन होता है कि गोल्ड फॉइल हम यहाँ पे क्यों यूज करते हैं। उसके बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ से अल्फा पार्टिकल जो है डिफरेंट एंगल से क्या हो गए? स्कैटर हो गए। ठीक है, ये देखिए। और ये होती है जिंक स्क्रीन, यानी कि जिंक सल्फाइड। ZnS का मतलब होता है जिंक सल्फाइड स्क्रीन। ये जिंक सल्फाइड स्क्रीन होती है बच्चों। ठीक है, ये जो स्क्रीन होती है एक्चुअली ये क्या करती है? फ्लोरेसेंस पे जनरेट होता है, जिससे क्या होता है कि यहाँ पे एक लाइटनिंग जनरेट होती है, जिससे हम डिफरेंट एंगल पे जाने वाले अल्फा पार्टिकल्स को देख पाते हैं। ठीक है, तो ये होता है जिंक सल्फाइड से बनी स्क्रीन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा बच्चों को। ठीक है, यहाँ तक। अब इसके क्या कुछ पॉइंट निकल गए? इन्होंने कहा कि एंटायर पॉजिटिव चार्ज इज इन न्यूक्लियस। जो टोटल पॉजिटिव चार्ज होता है वो कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है। दूसरा इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे हैं। और टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल होता है नेगेटिव चार्ज के। ठीक है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज किसके इक्वल होता है? नेगेटिव चार्ज के। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन जो घूम पा रहे हैं सर्कुलर ऑर्बिट में, ठीक है, उनमें क्या होता है? जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है घूमने के लिए, वो कहाँ से मिलता है? ये इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन और ये क्या हमारे पास यहाँ पे ये न्यूक्लियस है। इन दोनों के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स होता है उसकी वजह से ये सेंट्रीफ्यूगल जनरेट होता है। तो यहाँ से आता है mv²/r इक्वल टू 1/4πε0 z²/r। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बच्चों समझ में आएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, अब इसमें थोड़ा हम आगे चलते हैं, तो इसको कैसे समझ सकते हैं यहाँ से बच्चों देखेंगे। ठीक है,
अब ये चीजें हमें यहाँ से बच्चों समझनी है कि कैसी चीजें आ रही हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं ये यहाँ से डिस्टेंस ऑफ क्लोज्ड अप्रोच, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ क्लोज्ड अप्रोच, ये वाला इस टॉपिक को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोज्ड अप्रोच, ठीक है। जैसे आप देख पा रहे हैं हमारे पास ये पूरा एक एटम होता है बच्चों, ठीक है। ये यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियस होता है सेंटर में, यहाँ से चलते हैं अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। सपोज है कि ये अल्फा पार्टिकल यहाँ से जा रही है, ये यहाँ तक, इसके कितना नजदीक तक ये पहुंच पा रहे हैं, ठीक है, ये वाला, क्योंकि यहाँ से रिट्रेस हो जाते हैं बैक, क्योंकि अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम का न्यूक्लियस He++, और यहाँ पे भी कैसा चार्ज है प्लस, तो यहाँ पे कितना ये पास तक इसके पहुंच पा रहा है, इसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोज्ड अप्रोच। ये कितना न्यूक्लियस तक जा पा रहा है अल्फा पार्टिकल, ठीक है। अब बच्चों अगर आप देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है हमारे पास कौन सी एनर्जी होती है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे होती है इसमें काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², और जैसे जैसे इसके पास जाता है तो रिपल्सन की वजह से वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है। पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है क्या होती है, 1/4πε0 z², और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम ले लेते हैं 8। तो बच्चों का मैं 8 यहाँ से कैलकुलेट करूंगा कितना आएगा, 1/4πε0, ठीक है, ze² और डिवाइडेड बाई हाफ mv², ठीक है बच्चों। तो ये आ गया, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोज्ड अप्रोच, यानी कि ये जो अल्फा पार्टिकल है ये न्यूक्लियस के कितना नजदीक तक पहुंच पा रहा है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोज्ड अप्रोच। तो बच्चों इस तरीके से हम इसको देख पाते हैं, ठीक है। बताओ समझ में आ रहा है, उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे थोड़ा सा, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा आगे चलते हैं, चीजों को समझने की और कोशिश करते हैं कि इस तरीके से चीजें इसमें हो गई, ठीक है बच्चों। एक चीज होती है इसमें इम्पैक्ट पैरामीटर, नेक्स्ट क्या होता है इम्पैक्ट पैरामीटर, ठीक है। तो इम्पैक्ट पैरामीटर को कैसे समझते हैं बच्चों, ठीक है। जैसे आप देखते हैं कि हमारे पास में ये होता है एटम, ठीक है, ये न्यूक्लियस है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से आप देखिएगा, मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसे, ये यहाँ से अल्फा पार्टिकल चलता है बच्चों, ठीक है, अल्फा पार्टिकल चलता है, चलने के बाद ये सब हो जाएगा, ऐसे चल रहा है यहाँ से, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या हो जाएगा, इस तरफ यहाँ स्कैटर हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ से देखो, ये इसका वेलोसिटी वेक्टर है, ठीक है, ऐसे चल रहा है, इस तरफ जा रहा है, ठीक है। अब ये जो इसका वेलोसिटी वेक्टर है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वाली, ठीक है। ये क्या होता है सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के जो सेंटर वाली लाइन होती है, इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होती है, देखो भाई ये सेंटर वाली लाइन है, इससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये वाली, जिससे ये अल्फा पार्टिकल जा रहा है, इसका इनिशियल जो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है, ठीक है, वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन के साथ जितना डिस्टेंस से चल रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर, ठीक है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस विद द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द अल्फा पार्टिकल, ठीक है। जो अल्फा पार्टिकल है इसका वेलोसिटी वेक्टर की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस सेंट्रल लाइन से, उसको बोला जाता है इम्पैक्ट पैरामीटर। b इक्वल टू होता है बच्चों 1/4πε0 ze² cot θ/2 अपॉन यहाँ होता है 1/2 mv²। तो ये इम्पैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला होता है। बताओ बच्चों क्लियर हुआ यहाँ तक आ रहा है समझ? तो इस तरीके से चीजें हमें समझनी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ड्रॉबैक्स, ठीक है। ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल। तो इसमें क्या क्या ड्रॉबैक्स हमें देखने को मिली, उन चीजों को हम डिस्कस कर रहे हैं। क्या क्या प्रॉब्लम इसमें देखने को मिली सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने ये अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स इलेक्ट्रॉन रेडिएट्स एनर्जी व्हेन मूविंग इन सर्कुलर पाथ, ठीक है। रेडिएट्स एनर्जी व्हेन मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ, मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ। जब वो सर्कुलर पाथ में चल रहा है तो क्या कर रहा है, वो एनर्जी रेडिएट कर रहा है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिर यानी क्लासिकल, या आप ऐसा लिख सकते हैं क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जो इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों वो रेडिएट करता है एनर्जी व्हेन मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ, ठीक है। ऐसे समझने में, ठीक है। जैसे ये है इलेक्ट्रॉन, अभी बताया था हमने,
ये क्या होता है इसका न्यूक्लियस होता है ना। तो ये जैसे चल रहा है तो यहाँ से लगातार ये एनर्जी रेडिएट करेगा। और एक कंडीशन बच्चों क्या है कि जैसे ये एनर्जी रेडिएट करेगा तो घूमते 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 इसका स्पाइरल पाथ ये दिखाया जाएगा यहाँ से, ये घूमते घूमते जाके कहाँ गिर जाएगा न्यूक्लियस के अंदर, और इसकी जो स्टेबिलिटी एटम की वो पूरी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी बच्चों पूरा, ठीक है। तो इस वजह से ये जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाया, क्योंकि इसमें इस चीज का एक्सप्लेनेशन नहीं है। उन्होंने ये तो बता दें कि सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि ये कि जो है एनर्जी कहाँ से किस तरीके से उनको मिल पा रही है, ठीक है। ये एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं या एनर्जी सेम रख रहे हो, ठीक है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं बच्चों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। अब इसी में सेकंड पॉइंट जो आता है बच्चों, इट कुड नॉट एक्सप्लेन, ठीक है। तो इट कुड नॉट एक्सप्लेन, it could not explain origin of spectral line, origin of spectral line। जो स्पेक्ट्रल लाइन है कैसे जनरेट होती है उनके बारे में भी नहीं बता पाया स्पेक्ट्रल लाइन, ठीक है। ये वाला नेक्स्ट पॉइंट है could not explain about, could not explain about, ठीक है, could not explain about the, ठीक है, about the hyperfine structure, hyperfine structures। जो हाइपरफाइन स्ट्रक्चर्स बनी उनके बारे में भी इसने कुछ नहीं बताया, ठीक है। वहां पे भी जाके टेक गए। तो ये इसके कुछ पोस्टुलेट्स थे बच्चों, तो चीज हमने बताई। और बात करते हैं बोर्स मॉडल की, ठीक है। बोर्स एटॉमिक मॉडल क्लियर है यहाँ तक, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। देखिए अब हम बात कर लेते हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है। बोर्स एटॉमिक मॉडल, तो बोर्स एटॉमिक मॉडल में क्या बताया गया बच्चों, ये तो आपको पता होना चाहिए। बोर्स एटॉमिक मॉडल में ये बताया गया कि इलेक्ट्रॉन घूमते हैं न्यूक्लियस के साथ। फर्स्ट ये बात तो क्लियर है, F इक्वल टू FC होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को जो सेंटीमीटर फोर्स मिलता है कहाँ से मिलता है, वो मिलता है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से। जैसे ये है हमारे पास, ठीक है, ये वाला यहाँ पे ZE और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, ये इसका रेडियस वाला बात है। तो ये जैसे घूम रहा है यहाँ से, तो ये जो होता है इसको जो सेंटीमीटर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है ये होता है 1/4πε0 ZE²/r। ये कहाँ से मिलता है, यानी कि ये मिलता है जो आपका न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है उससे मिलता है, ठीक है, अपॉन r0, ठीक है। या r आप इसको ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ये वाला अब इसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सभी इलेक्ट्रॉन नहीं घूमेंगे न्यूक्लियस के साथ, कुछ सर्टेन इलेक्ट्रॉन ही घूम पाएंगे, ठीक है। ओनली दोज इलेक्ट्रॉन्स, ओनली दोज इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, कैन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, फॉर विच, जिनके लिए L इक्वल टू mvr इक्वल टू NH/2π, केवल वही इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम, L को क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम, H/2π का क्या हो, इंटीग्रल मल्टीपल, ठीक है। तो केवल वही घूम पाएंगे जिनका, ठीक है, जिनका एंगुलर मोमेंटम H/2π का परफेक्ट मल्टीपल हो, ये इंटीग्रल मल्टीपल हो, वही घूम पाएंगे, अदरवाइज दूसरे इलेक्ट्रॉन नहीं घूम पाएंगे। n कितना होता है, 0 नहीं हो सकता, ध्यान रहे n 0 नहीं हो सकता है। तो n क्या होगा, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये n की वैल्यू पड़ेगी ऐसे, ठीक है। ये पॉइंट इन्होंने बताया। थर्ड पॉइंट इन्होंने क्या बताया, थर्ड पॉइंट इन्होंने बताया कि भाई एनर्जी ओनली रेडिएट्स, ठीक है, when electron jumps from, when electron jumps from high energy level to low energy level, high energy level to low energy level, low energy level, यानी कि हाई एनर्जी लेवल से जब वो लो एनर्जी
एनर्जी लगेगी। जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ये वाला, ठीक है, ये E2 है बच्चों, ये कितना है E1 है। अब हम कंसिडर कर रहे हैं कि E2 क्या है ग्रेटर देन E1 है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से हाई एनर्जी से कहाँ जंप करेगा, इस लो एनर्जी स्टेट में, ठीक है। जब ये यहाँ से जंप करेगा बच्चों तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये फोटोन एमिट करेगा, क्या एमिट करेगा, फोटोन, ये फोटोन है, इसको एमिट करता है। इस फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, होती है H इक्वल टू E2 माइनस E1, ठीक है। ये वाला फ्रीक्वेंसी यहाँ से आप लिख सकते हैं E2 माइनस E1 अपॉन H, H होता है प्लांक कांस्टेंट यहाँ पे, ठीक है बच्चों। इतनी फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे रेडिएट करेगा, ठीक है। H क्या होता है यहाँ पे, ये तो पता ही होना चाहिए आपको, ये होता है प्लांक्स कांस्टेंट, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, तो बच्चों ये होता है प्लांक्स कांस्टेंट, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ इसमें होती है, ये इंपॉर्टेंट तीनों पॉइंट है, ठीक है। ये पॉइंट है हमारा, और ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये वाला पॉइंट भी। तीन ही इसमें ज़्यादा वैसे 4 पोस्टुलेट दे देता है, लेकिन 3 पोस्टुलेट इसके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सर्कुलर मोशन वाला नहीं, जो सर्कुलर में मोशन करते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से ये चीज़ें आती हैं। स्क्रीन शॉट ले लीजिए आप इसका और नोट डाउन कर लीजिए। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो इस तरीके से चीज़ें यहाँ पे चलती है बच्चों। आ रहा है समझ, ठीक है। अब हम चलते आगे नेक्स्ट। तो बच्चों को इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए सर, तो हम कंक्लूजन करा रहे हैं, तो थोड़ा सा हम जो है चीज़ों को कंसाइज करके चलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं हाइड्रोजन एटम, ठीक है। हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास हाइड्रोजन एटम है, सपोज दैट ये मैंने बनाया, ठीक है। इसमें क्या होता है, केवल एक प्रोटॉन होता है, ठीक है। प्रोटॉन कितना होता है 1, इलेक्ट्रॉन कितना होता है बच्चों 1, और न्यूट्रॉन कितना होता है 0, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन एटम है, तो इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन किस रेडियस पर घूम रहा है, जैसे हम बात कर रहे हैं ये वाला, ठीक है। ये हमारे पास इसमें जो है, ये हमारे पास इसका न्यूक्लियस है एटम का, ठीक है। और यहाँ ये हमारा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है बच्चों इस तरीके से, इसका रेडियस है, तो ऐसे घूम रहे इलेक्ट्रॉन। तो ये हमें चेक करना है कि ये रेडियस कितना होता है। तो बच्चों ये होता है R इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई n जेड ई स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ये होता है इतने मीटर। तो ये हमारे पास आता है इसका फॉर्मूला सॉल्व करके। उसके बाद अगर हम इसको लिखें, ये होता है 0.53 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, n स्क्वायर बाई जेड, ठीक है, इतने एंगस्ट्रॉम। तो इसको आप शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हैं। इन शॉर्ट अगर क्वेश्चन सॉल्व करना तो आप इसका शॉर्टकट हो गया, ठीक है, इसका शॉर्टकट हो गया। तो शॉर्टकट में आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। तो यहाँ से आप देख सकते हैं R प्रोपोर्शनल होता है n स्क्वायर, ठीक है, ये ठीक है, ऐसे ही होता है। इसका मतलब ये होता है n क्या होता है यहाँ पे, ये नंबर ऑफ ऑर्बिट्स होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है, ऑर्बिट्स, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे R1, ठीक है, रेशो R2, रेशो R3, रेशो R4, तो आप इजीली बता सकते हैं 1 का स्क्वायर, रेशो 2 का स्क्वायर, रेशो 3 का स्क्वायर और रेशो 4 का स्क्वायर, ऐसे, ठीक है, आप बता सकते हैं। R1 रेशो R2, ठीक है बच्चों, R3 रेशो R4 इक्वल टू 1 रेशो 4 रेशो 9 रेशो 16। इस तरीके से बच्चों ये आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं कि भाई इसमें n की वैल्यू आपको दे देगा कि फर्स्ट ऑर्बिट और सेकंड ऑर्बिट में है, तो पूछ लेगा आपको कि भाई आप यहाँ से रेडियस का रेशो बताएं। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो R1 बाई R2 इक्वल टू N1 बाई N2 का होल स्क्वायर, ठीक है, बढ़िया इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो ये ठीक है, N1 N2 दे देगा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आपको दे दिया इन्होंने कि N1 है हमारे पास कितना 1 और N2 हमारे पास 2, तो पूछ लिया आपसे R1 बाई R2, तो कितना आएगा 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों कितना आएगा R1 बाई R2 इक्वल टू 1 अपॉन, आ रहा है समझ, ठीक है। ऐसे आप बच्चों उसको समझ सकते हैं, चीजें क्लियर हो रही है ना, ठीक है। इस तरीके से ये हमारे पास रेडियस का फॉर्मूला होता है। कर लिया होगा आपने, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे
आगे इसमें हम चलते हैं। ये कैलकुलेशन किया हमने रेडियस का, रेडियस इसमें कितना होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात कर रहे हैं बच्चों, अब हम बात करते हैं यहाँ से वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी कितना होता है, तो बच्चों इसका फॉर्मूला होता है Vm इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 एन एच एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इतने मीटर पर सेकंड, ठीक है। अगर इसको शॉर्टकट में आप सॉल्व करना चाहते हैं तो बच्चों शॉर्टकट होता है इसका Vm इक्वल टू 2.18 10 की पावर 6 जेड बाई एन। तो ये शॉर्ट फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, ये शॉर्टकट फॉर्मूला है इसका, ठीक है। यहाँ से आपका क्वेश्चन बिल्कुल इजीली सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से आप देख पा रहे हैं Vm प्रोपोर्शनल है 1/n, ठीक है। मीन्स क्या होगा यहाँ से कि n अगर इंक्रीज करेगा तो Vm क्या करेगा, डिक्रीज। कहने का मतलब ये है, ये हमारे पास कुछ ऑर्बिट्स हैं इस तरीके से बच्चों, ठीक है। ये 1 है, ये 2 वाला ऑर्बिट है, 3 4 और 5, ठीक है। तो यहाँ पर अगर फर्स्ट वाले में स्पीड कितनी है v1, इसमें कितनी है v2 और इसमें कितनी है v3 और इसमें कितनी है बच्चों v4 और इसमें कितनी है v5। तो जो इसमें यहाँ देख सकते हैं जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज होगी तो v की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो 5 वाली वेलोसिटी होगी वो सबसे कम होगी, 4 से भी और 3 से भी और 2 से भी और 1 से भी। तो इसमें ये ऑर्डर रहने वाला है, ठीक है। इसके क्वेश्चन भी बच्चों आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे इसके क्वेश्चन भी इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, ठीक है। अब हम इसमें थोड़ा सा एक चीज़ों को और एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे ये देखिए आपको, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं v1/v2 इक्वल टू n2/n1। इस फॉर्मूले को भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है, जब अलग अलग उसमें वेलोसिटी पूछता है आपसे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगाना बच्चों बहुत इजीली और क्विक एंड फास्ट आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। समझ आ गया, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल क्लियर हो गया चीजें, ठीक है। अब यहाँ से बात कर लेते हैं बच्चों नेक्स्ट। एक होता है हमारे पास यहाँ से आएगा एनर्जी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एनर्जी, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बिल्कुल क्विक एंड फास्ट इसका रिविजन करा दे रहा हूँ आपको। तो अब बात कर लेते हैं एनर्जी। तो जो एनर्जी कितनी होगी, तो एनर्जी के सीधा फॉर्मूला होता है हमारे पास Em इक्वल टू -13.6 अपॉन n स्क्वायर, ठीक है, जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है बच्चों। ये वाला फॉर्मूला होता है, तो इस फॉर्मूले का यूज करके आप एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, डिफरेंट ऑर्बिट में। तो यहाँ से हम देख सकते हैं Em प्रोपोर्शनल हो गया -1/n स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों, ठीक है, इसका मतलब ये कि n अगर इंक्रीज करेगा तो Em भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि बच्चों यहाँ माइनस आ रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसा होता ना तो फिर क्या होता, n इंक्रीज होने से E क्या होता, डिक्रीज। लेकिन इस माइनस की वजह से क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है। कहने का मतलब ये है जैसे हमारे पास ये डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं, ये वाले, ये यहाँ पे 1 ये 2 और ये 3, यहाँ पे एनर्जी E1 E2 और E3। तो बच्चों यहाँ से क्या होगा, E3 ग्रेटर देन E2 ग्रेटर देन E1। सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी, सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी बच्चों बाहर वाले ऑर्बिट की, ठीक है, ये वाला। ये जो इलेक्ट्रॉन होगा इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। ये होता है, उम्मीद करता हूँ कुछ बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो इस तरीके से होता है और ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से आप डिफरेंट एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं कि n रखेंगे, n1 रखेंगे, 2 रखेंगे, ठीक है, कितना आ जाएगा, है ना, वो डिफरेंट वैल्यूज रख सकते हैं, ठीक है। और जेड फॉर हाइड्रोजन एटम, अगर हम बात करें फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए जेड कितना होता है बच्चों, 1 होता है ना, तो 1 ही हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों, अगर हम फर्स्ट वाले की बात करें 13.6 अपॉन 1 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर, तो आएगा कितना बच्चों 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इसी तरीके से आप E2 कैलकुलेट कर सकते हैं। तो E2 कितना आएगा -13.62 का स्क्वायर, और ये यहाँ पे ये तो हाइड्रोजन एटम है तो 1 ही यूज होगा, ये आएगा 13.6 अपॉन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेट कर दीजिए यहाँ से बच्चों, E2 आएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आ रहा है समझ। तो यहाँ से इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, n1 n2 की वैल्यू दे देगा आपको और आगे प्रोसीड करा देगा, क्वेश्चन को पूछ लेगा भाई आगे इसमें ये चीज़ आप कैलकुलेट करिए आगे से कुछ। तो बच्चों ये होता है हमारे पास में यहाँ से एनर्जी। कुछ चीज़ें मैंने इसमें बीच में स्किप कर दी क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन जो इम्पोर्टेंट है
फॉर द बोर्ड एग्जाम और बोर्ड के परस्पेक्टिव से उन चीज़ों को मैंने बिल्कुल कवर किया है यहाँ पे। अब हम चलते हैं इसमें नेक्स्ट बच्चों हमारे पास नोट कर लीजिए, उम्मीद करता हूँ नोट कर लिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं तो बच्चों इसमें क्या होता है, अब आते हैं हमारे पास कुछ स्पेक्ट्रल लाइंस, ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तो बच्चों उसमें कैसे देखना है चीज़ों को, जो हमारे पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है उसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कुछ लाइंस मिलती हैं, ठीक है, कुछ लाइंस मिलती हैं, जैसे ये फर्स्ट लाइन हो गई बच्चों, है ना, ये सेकंड लाइन हो गई, ये थर्ड लाइन हो गई, ठीक है, गैप एक्चुअली कम होता जाता है, ऊपर जाने 3, ये 4, ये यहाँ से 5, फिर ये ऊपर 6, इस तरीके से, और ये 7, और ये फिर यहाँ पे 8, इस तरीके से इनको लेना है। n equal to 1, n equal to 2, n equal to 3, n equal to 4, n equal to 5, n equal to 6, n equal to 7 और बच्चों n equal to 8। ये डिफरेंट लाइन्स है हमारे पास ना। अब यहाँ से देखो जो ट्रांजिशन होते हैं, सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचेगा लास्ट में, जो सबसे ऊपर का ऑर्बिटल वहाँ से, फिर इससे नीचे वाले से यहाँ आएगा, फिर इस वाले से यहाँ पहुँचेगा, फिर बच्चों यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, फिर इस वाले से यहाँ आएगा, फिर यहाँ से, ठीक है, इस तरीके से एक सीरीज मिलती है जिसको बोलते हैं लाइन सीरीज, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, लाइन सीरीज, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों सेकंड वाला है, ये यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, फिर ऐसे आएगा, यहाँ से यहाँ, और बच्चों यहाँ से, ये होती है बामर सीरीज। कौन सी सीरीज होती है, बामर सीरीज होती है, ठीक है, ये होते हैं। उसके बाद ये इस वाले में जंप करेंगे, इसमें आगे, फिर इसमें, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, और फिर यहाँ से, ठीक है। लाइन बामर ये होती है पार्शियल, कौन सी होती है बच्चों, पार्शियल। उसके बाद इस वाले में यहाँ से जंप करेगा, यहाँ से करेगा जंप, और यहाँ से लास्ट में यहाँ से। लाइन बामर पार्शियल ये होती है ब्रैकेट, कौन सी सीरीज होती है बच्चों, ब्रैकेट होती है। फिर यहाँ से ट्रांजिट होंगे, इससे ऊपर वाले यहाँ से, फिर यहाँ से, और फिर यहाँ से। लाइन बामर पार्शियल ब्रैकेट, लास्ट में होती है इफेंट, ठीक है, फुंड सीरीज इसको कहते हैं, या फिर इफेंट सीरीज, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होता है, ठीक है, कोई इफेंट पढ़ता है, कोई फुंड सीरीज पढ़ता है उसको, तो ठीक है, इस तरीके से उसमें 5 सीरीज मिलती है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। और इसको एक्सप्लेन कैसे होता है, हाउ टू एक्सप्लेन, ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन वो कैसे दिया जाता है, वो दिया जाता है हमारे पास एक इक्वेशन होती है बच्चों जिसको बोलते हैं रीडबर्ग इक्वेशन। क्या बोलते हैं, रीडबर्ग इक्वेशन। वो क्या होती है बच्चों, उसमें समझ लेते हैं थोड़ा। रीडबर्ग इक्वेशन होती है बच्चों 1/λ = r 1/ni² माइनस 1/nf², ठीक है। इस वाले से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि कौन सा इसमें आएगा, ये रीडबर्ग इक्वेशन होती है, ठीक है। अगर ये हमारे पास ni है बच्चों, इनिशियल स्टेट ऑफ एनर्जी, और ये फाइनल स्टेट, ये ni होता है, ये nf होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करता है इसमें, ठीक है, वहाँ पे फोटोन निकलता है, उसकी वेवलेंथ इससे हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हम यहाँ से, और आर क्या होता है, रीडबर्ग, जिसकी वैल्यू 1.097 10⁻⁷ मीटर इनवर्स होती है, ठीक है। ये सेंटीमीटर इनवर्स में भी आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारे पास क्या है, ये आ गया हमारे पास रीडबर्ग इक्वेशन। तो इससे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब नंबर ऑफ, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए बच्चों शॉर्टकट फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये होता है, मैं यहाँ से निकाल दूँ, n = कैपिटल N = n2 - n1 into n2 - n1 + 1 डिवाइडेड बाय 2। एक शॉर्ट ट्रिक होती है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कैलकुलेट करने की, ठीक है। इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे भाई एग्जांपल के लिए ये है हमारे पास, ये n1 है यहाँ पे, और ये n2 है, तो ये कितना है, 2 से ये 2 है, और ये भी कितना है 1, 2 से 1 में जंप कर रहा है, तो सीधा सीधा दिख रहा है कितनी स्पेक्ट्रल लाइन क्रिएट होगी, एक ही होगी। कैसे, इस फॉर्मूले में रख के देख लीजिए, रखना जाएगा कितना आएगा, 2 - 1 + 1 डिवाइडेड बाय 2, इससे जो जाएगा 1 into ये कैंसिल, ये 2 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया। तो इस फॉर्मूले से आप स्पेक्ट्रल लाइन बच्चों कैलकुलेट कर सकते हैं क्विक एंड फास्ट। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक होगी, कर लेंगे, उम्मीद करता हूँ आप कर पाएंगे इसको इजीली, ठीक है। इसमें भी अगर न्यूमेरिकल में फंस जाते हैं तो इसमें भी कुछ हमारे पास वैल्यूज होती है, ठीक है। ये हमने रीडबर्ग इक्वेशन जो दिया है, तो r = 1/ni² - nf², ठीक है। तो यहाँ से
ये वाली वैल्यू हम ज़्यादातर फंसते हैं इसमें 1/r में। तो 1/r की वैल्यू 910 एंगस्ट्रॉम, 911 एंगस्ट्रॉम और 912 एंगस्ट्रॉम। ये वाली वैल्यू आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। इनसे आपका काम बन जाएगा क्वेश्चन में, शॉर्ट ट्रिक है ये, ठीक है। ऐसे को सॉल्व कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ बच्चों आज का लेक्चर समझ में आ गया। थैंक यू वेरी मच। आज क्लास के लिए तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।